आज हम बिजनेस में एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। चैप्टर का जो नाम है वही उसका कॉन्सेप्ट है कि आपको फाइनेंस को मैनेज करना सीखना है इस चैप्टर में, कि जो हमारे बिजनेस में पैसा है उस पैसे को हम कैसे मैनेज करेंगे। अब उसमें बहुत सारी बातें सोचनी पड़ती हैं कि अगर आप पैसा मैनेज करना चाहते हैं तो उसमें आपको यह सोचना पड़ेगा, पहली बात कि पैसा आएगा कहां से, सोर्स ऑफ फाइनेंस वो आएगा कहां से। दूसरा, आने के बाद उसे मैं लगाऊंगा कहां पे, और तीसरा, लगाने के बाद जो कमाया उसमें से किसको कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये सब बातें मेरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही पार्ट होती हैं। आप जब बिजनेस शुरू करते हैं, मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट जब शुरू किया था, सबसे पहला कि मेरे को जो पैसा चाहिए स्टार्ट करने में वो कहां से आएगा, क्या मेरे पास इतना फंड्स अवेलेबल है या मुझे उधार लेने पड़ेंगे। दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, कुछ अपना लगाएं कुछ उधार लें। दैट इज प्रोक्योरमेंट ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस आएगा कहां से, प्रोक्योरमेंट मतलब सोर्स, ठीक है। जब वो आ गया तो वो पैसा लगाना कहां कहां है, मतलब कितना पैसा किस चीज में लगेगा, कितना फर्नीचर में लगाना है, कितना आपको रेंट के लिए रखना है, और कितना आपको व्हाइट बोर्ड, फैन, ट्यूब, मार्कर, ये सब के लिए कितना चाहिए फिक्स एसेट के लिए, और कितना मुझे रूटीन की वर्किंग के लिए चाहिए, लाइक बिजली का बिल आएगा, आपको रेंट देना है, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि पैसा कहां कहां लगाना है। अब लगाने के बाद जो कमाया उसमें से जो पैसा मैंने उधार पे लिया था उसका लोन भी चुकाना है और उसको इंटरेस्ट भी देना है, और जो अपना पैसा था उसके में से अपना प्रॉफिट भी निकालना है। तो ये सब डिसीजन जब मैं लेता हूं उसको बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये है हमारा चैप्टर कि हम पैसे को मैनेज कैसे करेंगे। तो इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद फ्लो ऑफ फंड्स। ये किस चीज से रिलेटेड है, फ्लो ऑफ फंड्स। अब फ्लो दो होते हैं, आउटफ्लो और इनफ्लो, दोनों को मैनेज करना। एंड इन्वॉल्व डिसीजंस रिलेटिंग टू प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। डिसीजन क्या, कि फंड्स की प्रोक्योरमेंट, यानी फंड्स कहां से आएंगे, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। दूसरा, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग टू द ओनर। यानी कि पहला कि फंड्स आएंगे कहां से, दूसरा कि फंड्स इन्वेस्ट कहां करने हैं, और तीसरा इन्वेस्ट करके जो कमाया उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है। तो पहला डिसीजन जो लिखा है ना बेटा, उसके ब्रैकेट में मैंने गलती से लिख दिया, इन्वेस्टमेंट की बजाय आप लिखे फाइनेंसिंग डिसीजन। क्या लिखे हैं उसको, फाइनेंसिंग डिसीजन। तो जब पैसा कहां से आएगा, जब हम इस बारे में सोचते हैं तो उसको बोलते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन। जब हम पैसे को इन्वेस्ट करने की बात सोचते हैं तो उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। और जब हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग की बात करते हैं तो उसे हम बोलते हैं डिविडेंड डिसीजन। समझ आ गई बात, कोई प्रॉब्लम किसी को? देखो इधर समझेंगे, अगर आपको दिमाग में फीड करना है कि जो मैं पैसे को मैनेज करना चाहता हूं उसको मैनेज करने के लिए मुझे एक चेन फॉलो करनी है। पहला कि पैसा आएगा कहां से, जिसको हम बोलते हैं प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, ठीक है। प्रोक्योरमेंट का मतलब फाइनेंसिंग डिसीजन। दूसरा, प्रोक्योरमेंट के बाद हम सोचते हैं कि उसको इन्वेस्ट कहां करें, तो उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तीसरा, इन्वेस्ट हो गया, अब जो उस इन्वेस्टमेंट से हमने अर्न किया उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं हम डिविडेंड डिसीजन। ये तीन डिसीजन लिए जाते हैं हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। बेटा एक चीज मैं आपको क्लियर कट कर दूं, अभी इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का। ये चैप्टर एक प्रैक्टिकल चैप्टर है पूरी बिजनेस में, एक अकेला चैप्टर जिसमें प्रैक्टिकली आपको समझना पड़ेगा। और ये चैप्टर सच में बच्चे आखिरी तक कहते हैं सर ये वाला चैप्टर दोबारा करवा दो, तो इसलिए इस चैप्टर को ध्यान से कर लेंगे। लास्ट ईयर ये चैप्टर मैंने कम से कम 3 बार कराया था, और यहां तो कराया ही था, जो बच्चे देहरादून में पढ़ते हैं मेरे से ऑनलाइन, उन लोगों ने भी स्पेशल, मैं छोड़ के आ गया था वहां से, फिर भी उन्होंने कहा सर एक चैप्टर करवा दो, बाकी चैप्टर हम कर लेंगे। ये चैप्टर सच में नहीं होता अपने आप से, तो इसलिए इसको ध्यान से साथ साथ याद कर लेना। तो हमने क्या पढ़ा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद मैनेजमेंट ऑफ
फ्लो ऑफ फंड्स एंड इन्वॉल्व डिसीजन रिलेटिंग टू, क्या डिसीजन लिए जाते हैं? प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग टू द ओनर्स। क्लियर हो गई बात? कह रहे इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट से हमें फायदा क्या होने वाला है? सबसे पहला फायदा, द साइज एज वेल एज कॉम्पोजिशन ऑफ द बिजनेस। आप डिटरमाइन कर सकते हैं, आप जान सकते हैं कि आपके बिजनेस में कितने फिक्स्ड एसेट होंगे, क्योंकि जितने ज्यादा फिक्स्ड एसेट होंगे, क्या पैसा उतना ज्यादा चाहिए या नहीं? सिंपल सी बात है, अगर मैं छोटा सा कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहा हूं तो मुझे इन्वेस्टमेंट बहुत कम करनी पड़ेगी, और अगर मेरा इंस्टीट्यूट में बड़ा करूं तो मेरी फिक्स्ड एसेट की इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। तो इसीलिए क्या लिखा है, साइज एज वेल एज द कॉम्पोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, पहला। दूसरा, द क्वांटम ऑफ करंट एसेट एज वेल एज इट्स ब्रेकअप इनटू कैश, इन्वेंट्रीज एंड रिसीवेबल। कह रहे आप पहली जब पैसे मैनेज करना शुरू करते हैं ना बिजनेस के लिए, तो पहला सोचते हैं कि मुझे फिक्स्ड एसेट कितना खरीदना है, दूसरा कि मुझे करंट एसेट में कितना लगाना है। अब करंट एसेट को उन्होंने 3 पार्ट में बांटा, पूरी बैलेंस शीट कराएंगे, आप ध्यान से देखना। मैंने क्या कहा, पहले आपने फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्ट किया, दूसरा करंट एसेट में। करंट एसेट की ब्रेकअप किया है इनटू कैश, इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक, एंड रिसीवेबल यानी कि डेटर्स। क्लियर? एसेट साइड पूरी हो गई, अब लायबिलिटी साइड आते हैं। देखो, द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग टू बी यूज्ड, यानी कि वो जो फाइनेंस है वो कितना लॉन्ग टर्म से बोरो करेंगे और कितना शॉर्ट टर्म से। लायबिलिटी साइड आ गए। अब देखो आगे क्या कहते हैं, ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इनटू डेट एंड इक्विटी। लॉन्ग टर्म में से कितना डेट्स होंगे और कितनी आपकी खुद की इक्विटी होगी। समझ आ गई बात? आगे लायबिलिटी साइड पूरी हो गई, एसेट भी हो गए, लायबिलिटी भी हो गई। अब 5वां पॉइंट पीएनएल के बारे में, ऑल द आइटम्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लाइक इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन एक्सेट्रा, इन सब में जो नुकसान होगा वो सब भी आपको पैसे को मैनेज करना है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमें 5 पॉइंट पे फायदे देता है। पहला, एसेट साइड के 2 हैं, फिक्स्ड एसेट कितने रहेंगे और करंट एसेट कितने रहेंगे। करंट एसेट का ब्रेकअप इनटू कैश, इन्वेंट्रीज एंड रिसीवेबल। फिर हम लायबिलिटी साइड आते हैं, फाइनेंसिंग ऑफ लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म टू बी यूज्ड, और उसके बाद लॉन्ग टर्म का ब्रेकअप इनटू डेट्स एंड इक्विटी, और फिर उसके बाद एक्सपेंसेस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लाइक इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन। अब सोचो ये नॉर्मल नहीं है, थ्योरी नहीं है। जिसने अकाउंट्स नहीं समझी हुई वो टीचर शायद इसको ढंग से पढ़ा भी नहीं पाएगा। आप सोच सकते हैं, वरना रटना पड़ेगा कि क्या है, पैसा क्यों चाहिए, फिक्स एसेट के लिए चाहिए, करंट एसेट के चाहिए। करंट एसेट के 3 पार्ट कर दिए। फिर कह रहे हो पैसा आएगा कहां से, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म में डेट या इक्विटी, और फिर कह दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के खर्चे। क्लियर हो गई बात? आगे चलते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों करना चाहता हूं, मेरा मकसद क्या है। मैं अपने बिजनेस में, कोई भी बिजनेस पैसे को मैनेज क्यों कर रहा है, जिससे कि ओनर का फायदा ज्यादा से ज्यादा हो या कम से कम हो। ज्यादा। पैसे को मैनेज तो इसीलिए करते हैं कि पैसा इस तरह से यूज किया जाए कि प्रॉफिट जो है मैक्सिमम हो सके। किसका? ओनर का। और ओनर कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। तो देखो क्या लिखते हैं, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ, विच मीन्स मैक्सिमाइजेशन ऑफ करंट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी। कंपनी के शेयर का प्राइस बढ़वा दें, क्योंकि शेयर का प्राइस बढ़ना मतलब ओनर का फायदा। ठीक है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ इज अचीव्ड बाय, कह रहे मैक्सिमाइजेशन कैसे हो सकती है। पॉइंट नंबर 1, एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट फंड्स एट रीजनेबल रेट्स, रीजनेबल कॉस्ट, यानी कि आपको पैसा जो मिले ना वो रीजनेबल कॉस्ट पे मिले। ये ना हो कि सर मुझे पैसा तो मिल जाता है आराम से, लेकिन इंटरेस्ट जो है ना 20% देना पड़ता है। उस पैसे का क्या फायदा? क्या तुम 20% कमा पाओगे लगा के? नहीं कमा पाओगे इतना ज्यादा। तो इसीलिए कहते हैं फंड्स का मिलना और रीजनेबल रेट पे मिलना भी जरूरी है अगर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रहे हैं। अगर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं कर रहे तो फंड्स तो मिल जाते हैं लेकिन उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो देखो क्या लिखा है, व्हेन
finance is procured, the aim is to reduce the cost so that value addition is higher, जिससे कि आप उससे वैल्यू एडिशन करके जो कमा पाए वो कॉस्ट से ज्यादा हो। क्लियर हो गई बात? नंबर 2, ensuring effective utilization of funds। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक चीज और मांगता है आपसे, क्या ऑब्जेक्टिव है कि जो फंड्स आपने लिए हैं उनको जो यूज करें ना अच्छे तरीके से करें। क्यों? क्योंकि जो फंड्स आपने रेज करे हैं और आप उसका मिसयूज कर रहे हैं ना, तो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ आपकी कॉस्ट बढ़ेगी। आपने लोन पे पैसा लिया और उसे बिजनेस में ना लगा के कहीं बेकार की एक्टिविटी में इन्वेस्ट कर दिया तो आपको डबल लॉस होने वाला है। क्या? एक तो जो पैसा लगाया वो नुकसान, दूसरा जो पीछे वापसी रीपे करना है विद इंटरेस्ट करना है। तो इसीलिए उसका यूज भी अच्छे से होना चाहिए अगर आप फाइनेंस को मैनेज करना चाहते हैं तो देखो क्या लिखा है, When a decision is taken about investment in a new machine, आप डिसीजन ले रहे हैं कि नई मशीन में पैसा लगाना है। The aim of financial management is to ensure that the benefit from investment exceeds the cost so that some value addition takes place। कह रहे हैं आप इन्वेस्टमेंट तभी करें कि जो उस इन्वेस्टमेंट से अगर पैसा आने वाला है वो कॉस्ट से ज्यादा होगा, तभी इन्वेस्ट करने का फायदा है। क्लियर हो गई बात? अदरवाइज इन्वेस्टमेंट का कोई फायदा नहीं है। नंबर 3, इंश्योर्स सेफ्टी ऑफ फंड्स। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक और फायदा है, एक और ऑब्जेक्टिव है कि जो आप पैसा लगा रहे हैं वो कहीं रिस्की जगह पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो पढ़ते हैं क्या लिखा है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एम्स एट इंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ फंड्स प्रोक्योर्ड बाय क्रिएटिंग रिजर्व्स और री इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट्स। कह रहे आप पैसा चाहे बोरो करके लगाएं या अपना ही पैसा दोबारा से री इन्वेस्ट करें, हर पैसे को सेफ्टी से रखना बिजनेस में, ये उसका ऑब्जेक्टिव है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव पढ़े हमने। सबसे पहला इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स एट रीजनेबल कॉस्ट, दूसरा इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स और तीसरा सेफ्टी ऑफ फंड्स। आगे बढ़ते हैं हम, क्या लिखा है, फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब क्या है, ध्यान से पढ़ेंगे। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब है जब हम प्लान कर रहे हैं कि हमें फंड्स कितने चाहिए बिजनेस में और वो कहां कहां से आएंगे। तो देखो ध्यान से पढ़ना, द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द फंड्स रिक्वायरमेंट ऑफ अ बिजनेस एंड स्पेसिफाइंग द सोर्स ऑफ फंड इज कॉल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग। क्या देखना, एस्टिमेट कि कितने फंड्स चाहिए और वो कौन कौन सी सोर्स से आएंगे, उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट और प्लानिंग में फर्क समझ आया? मैनेजमेंट क्या कह रहा था, पैसा कहां से आएगा, कहां इन्वेस्ट करेंगे, कितना कमा के कितना बांटेंगे, वो तो हो गई फाइनेंशियल मैनेजमेंट। प्लानिंग क्या कह रही है कि जो पैसा चाहिए वो कहां से आएगा, दैट इज फाइनेंशियल प्लानिंग। इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहे। समझ आया डिफरेंस क्या है? आगे पढ़ते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। नंबर 1, टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स व्हेनेवर रिक्वायर्ड। जब भी जरूरत पड़े तो हमें पैसा मिल जाए। अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं इसका मतलब आप फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छी करते हैं। आपको पैसे को प्लान करना आता है कि मेरे को उस टाइम पे इतना पैसा चाहिए, मैं आज से ही जोड़ना शुरू करूं, तो वो कौन कर पाता है, सिर्फ और सिर्फ जिसको फाइनेंशियल प्लानिंग आती है। तो देखो क्या लिखा है, फाइनेंशियल प्लानिंग इन्वॉल्व्स एस्टिमेशन ऑफ फंड्स रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट पर्पस सच एज परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स, नीड्स टू मीट डे टू डे एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस एक्सेट्रा। एस्टिमेट लगा रहे हैं कि मुझे कितना पैसा चाहिए फिक्स एसेट के लिए और कितना पैसा चाहिए डे टू डे एक्टिविटी के लिए। एस्टिमेशन ऑफ द टाइम एट विच दीज फंड्स आर टू बी मेड अवेलेबल। पहला तो कि कितने चाहिए फिक्स एसेट के लिए और करंट एसेट के लिए, दूसरा वो पैसा कब चाहिए तो सबको है, लेकिन कब चाहिए वो एस्टिमेट लगाना। तीसरा, स्पेसिफाइंग द सोर्स ऑफ दीज फंड्स, ये फंड्स आएंगे कहां से, कितना मेरे पास है और कितना लोन लेना पड़ेगा, ये इसका पहला ऑब्जेक्टिव है। इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स व्हेनेवर रिक्वायर्ड। व्हेनेवर रिक्वायर्ड मतलब इसमें 3 बातें, पहले के फिक्स एसेट और वर्किंग कैपिटल के लिए कितना चाहिए, दूसरा किस समय पे चाहिए, तीसरा वो कहां से आएगा। आगे चलते हैं, सेकंड पॉइंट, टू सी दैट द फर्म डज नॉट रेज द फंड्स अननेसेसरीली, यानी कि जो पैसा आप रेज कर रहे हैं वो जितना जरूरत हो ना उतना ही रेज करना, क्योंकि अननेसेसरी फंड्स जब आपके पास होते हैं वो हमेशा वेस्टफुल एक्टिविटीज में लगते हैं। आप जैसे घर से आते हैं, जेब में
मैंने कहा कि बेटा आपके नोट्स के 40 रुपए हैं, आप लेके आ रहे 50, तो वो 10 वेस्टफुल एक्टिविटी में जाते हैं। दोस्तों को समोसे खिलाने पड़ जाते हैं, तो वो वेस्टफुल एक्टिविटी में। तो इसलिए कहते हैं कि फंड्स उतने रखो जितनों की जरूरत हो। तो देखो क्या लिखते हैं, इफ एक्सेस फंड्स आर रेज्ड, इट विल आर रेज्ड और अवेलेबल है, ये आर नहीं और। If excess funds are raised or available, it will unnecessary increase the cost. इससे सिर्फ आपकी कॉस्ट बढ़ती है and resources will remain idle or it may encourage wasteful expenditure. बिना मतलब कॉस्ट बढ़ती है आपकी और आप wasteful expenditure करते हैं। क्लियर हो गई बात? लास्ट पॉइंट जो आज हम पढ़ेंगे, that is the importance of फाइनेंशियल प्लानिंग। ये जो आपने पैसों की प्लानिंग करी है, इससे आपको फायदा क्या होने वाला है? सबसे पहला फायदा, इट हेल्प्स टू फोरकास्ट व्हाट मे हैपन इन फ्यूचर अंडर डिफरेंट बिजनेस सिचुएशन। के फ्यूचर में क्या होने वाला है आप पहले से ही जज करके रखते हैं, क्योंकि आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं। प्लानिंग हमेशा किसके लिए होती है? फ्यूचर के लिए। तो जब आप प्लानिंग कर रहे हैं तो आप फ्यूचर को जज कर सकते हैं कि मुझे किस एक्टिविटी में कितना पैसा चाहिए। पहला फायदा। दूसरा, इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेस। बिजनेस में जो झटके लगते हैं वो आप इजीली हैंडल कर पाएंगे अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग करके चल रहे हैं कि अगर मेरे बिजनेस में कोई नुकसान हुआ, मेरे को यहां से पैसा मिल जाएगा। तो इट हेल्प्स टू अवॉइड बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेस। नंबर 3, इट हेल्प्स इन कोऑर्डिनेटिंग वेरियस बिजनेस फंक्शन। एक बिजनेस फंक्शन में कितना पैसा चाहिए वो सब आप फाइनेंशियल प्लानिंग में पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि वो आपको परचेज डिपार्टमेंट में कितना चाहिए, मार्केटिंग में कितना चाहिए। तो प्लानिंग सब कुछ आपको क्लियर कट करती है। तो 3 फायदे अभी तक हमने इसके पढ़े। पहला, आप फ्यूचर कंडीशन को हैंडल कर सकते हैं। दूसरा, इसमें आप शॉक्स और सरप्राइजेस को हैंडल कर सकते हैं। तीसरा, अभी हमने पढ़ा कि आप वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज को आपस में कोऑर्डिनेट कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 4, इट ट्राइज टू लिंक बिटवीन प्रेजेंट विद द फ्यूचर। बेटा प्लानिंग तो हमेशा करती ही है कि प्रेजेंट को फ्यूचर से लिंक करा देगी कि प्रेजेंटली मेरे पास इतने पैसे हैं, 10 दिन बाद इतना पैसा चाहिए, तो आप प्लानिंग कर लेते हैं प्रेजेंट को फ्यूचर से लिंक करके। पॉइंट नंबर 5, द डिटेल प्लान ऑफ एक्शन इज प्रिपेयर्ड अंडर फाइनेंशियल प्लानिंग, हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द वेस्ट, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स, गैप्स इन प्लानिंग एंड कंफ्यूजन। कह रहे अगर आप पहले से ही प्लान एक्शन बना के चलते हैं, एक्शन प्लान कि मुझे क्या करना है, तो आप किसी भी चीज का वेस्ट नहीं होने देते। ना तो आप पैसों को वेस्ट होने देते हैं और ना ही आप कोई काम 2 बार करते हैं। किसी भी काम का डुप्लीकेशन नहीं होता। पॉइंट नंबर 6, इट प्रोवाइड्स लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल डिसीजन। यानी कि कितना पैसा आएगा और कितना इन्वेस्ट करना है, उन दोनों के बीच में लिंक प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल प्लानिंग कि हमने प्लान बनाया तो इतना पैसा है और इतना इन्वेस्ट करना है। और लास्ट पॉइंट क्या लिखता है, इट इवैल्यूएट्स, इट मेक्स इवैल्यूएशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस इजियर। जब आप प्लान करके चलते हैं और एक्चुअल में कुछ और रिजल्ट आता है तो क्या आप कंपेयर कर पाते हैं? जैसे आपने प्लान किया कि मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं, 90% से अबव जाना है, प्री बोर्ड्स में आए 70, तो आप कंपेयर करके इजीली पता लगा सकते हैं कि डिफरेंस आ रहा है, क्यों आ रहा है। ऐसी फाइनेंशियल प्लानिंग जो है, आपने पहले ही प्लान कर लिया कि मुझे अगले महीने इतने पैसे चाहिए, आज इतने हैं, तो एक्चुअल परफॉर्मेंस को इजीली कंपेयर कर पाएंगे कि मेरी एक्चुअल परफॉर्मेंस अच्छी है या बेकार है। क्लियर? तो ये हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग के फायदे हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम पढ़ेंगे कल। अभी फिलहाल इतना ही, ठीक है? अभी के लिए बाय बाय।